पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नई सुबह, नया सवेरा, नई उम्मीदों के साथ गुड मॉर्निंग J&K का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान तबरेज़ मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरे साथी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुमैरा। अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सर्दी हो गई है? हाँ बिल्कुल, इस बार ही चूंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी सर्दी। बिल्कुल, थोड़ा जल्दी सर्दियां आ गई और ऐसा लगा कि हम लोग समर से सीधा विंटर में आ गए। समर के बाद ऑटम वाला जो फील है वो मिला नहीं हमें। हालांकि अभी तो प्रेडिक्शन है कि अगले 20 दिन तक मौसम टिका रहेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर जो है बेटर होगा। जहां पर हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जब बारिशें हुई या मौसम ठंडा हुआ तो हमने देखा कि हम लोग 11 डिग्री पर 12 डिग्री पर आगे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कल से जो मौसम बदला है और कल से जो थोड़ा सा दर्जा में फ़र्क आई है, 18-19 डिग्री का टेम्परेचर है और आने वाले दिनों में थोड़ा बेहतर होगा तो शायद हमें ऑटम का फील मिल जाए, उम्मीद लगाई जा सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है जिस पर आज हम बात करेंगे, खास मेहमान से मुलाकात और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज मैं जब रास्ते चल रहा था स्टूडियो की तरफ, घर से जब आ रहा था हमारा, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, तो मैंने रास्ते में देखा बहुत सारे सेब सड़क पे पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, खराब हो रखे थे, शायद किसी फ्रूट वाले ने जिसके सड़ गए हों फ्रूट तो उसने सड़क पे फेंक दिए थे। हालांकि सड़क पे नहीं फेंकने चाहिए, इनको प्रॉपरली डस्टबिन में डालना चाहिए और आगे जाकर ये कंपोस्ट बनाने के काम आ सकते थे, लेकिन उन्होंने सड़क पे फेंक दिए थे। और फिर मुझे ख्याल आया कि क्या वजह है कि हमारा जो फल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और अभी रिसेंटली हमारा आपने भी देखा होगा, जब अभी सड़क बंद हुई, रास्ता ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और नेशनल हाईवे हमारा जो है काफ़ी दिनों तक बंद रहा और उसकी वजह से जो दिक्कतें आई, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये थी कि हमारा जो फ्रूट तैयार था वो वक्त पर मंडियों तक नहीं पहुँच पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्रूट ख़राब हो गया। बहुत सारे फ्रूट ग्रोवर्स ने इस पर तशवीश जताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम आगे फ्रूट का कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि कहीं ना कहीं हमें जहां पर हम देखते हैं हर चीज में हमने तरक्की देखी, हमने हर चीज में अपने आप को बेहतर किया, लेकिन जब फलों की बात आती है, हमारे यहाँ जो लोकल फल, खासकर जो सेब है जो हमारी पहचान है, जब उसकी हम बात करते हैं तो आज भी हम डिपेंडेंट है कि ये फल हमारा कब मंडियों तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल सही। उसमें एक चीज हुई कि हमने अब कोल्ड स्टोरेज की भी मदद ली, कोल्ड स्टोर में हम रखते हैं, लेकिन हमारे कोल्ड स्टोर इतने ज्यादा नहीं है कि हाँ जहां पर सारा फल रखा जाए, हमें कहीं ना कहीं मंडियों तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे मुल्कों में वहां का जो उनका फल होता है, उन्होंने उस फल को डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया है। जैसे हमारा एप्पल है, अगर एप्पल का एप्पल जूस बनता, एप्पल के जैम्स बनते, एप्पल बेकरी में यूज होता, या ड्राइड एप्पल जो होता था किसी जमाने में, वो चीजें हमने छोड़ दी। अगर हम थोड़ा उस पर ध्यान दें तो शायद जो ये फलों का जो नुकसान हमें होता है तो ये शायद ना हो। जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, क्योंकि कश्मीर में बहुत तरह के जो फ्रूट्स हैं वो निकलते हैं और देश भर के जो लोग हैं हमारे फ्रूट्स को पसंद करते हैं। हमारे फ्रूट्स बिलखुसूस अगर हम एप्पल की बात करें, बहुत ही डिलीशियस होता है, काफ़ी डिमांड में रहता है। और बदकिस्मती से नाजरीन, जब भी मौसम ख़राब होता है तो रास्ता बंद हो जाता है, उसके कारण जो हमारा फ्रूट है वो सड़ जाता है गाड़ियों के अंदर ही और अल्टीमेटली हमारे फार्मर्स या जो फ्रूट सेलर्स हैं उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। वेल अभी
चूंकि इनोवेशन का दौर नाजरीन चल रहा है, तो हम जो अपने फ्रेश वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह है उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में और कोई शक्ल दे सकते हैं, जैसे कि तबरेज़ भाई अभी फरमा रहे थे, या तो जूसेस में, जैम्स में, और आजकल पिकल्स भी मुख्तलिफ तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कई सारे जो लोग हैं ऑलरेडी स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। और कुछ लोगों को ये भी शुबा है कि शायद इसमें ज्यादा खर्चा होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कई सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली पूरी तरह से असिस्ट करती है ऐसे लोगों को। बस हम तक ये है कि हम कोशिश करें, हमें स्टार्ट करना चाहिए कहीं से। अल्टीमेटली अल्लाह तक है कि वो हमारे लिए क्या जो भी सोचते हैं वो बेहतर होता है। बेशक। और ये जो फल है हमारा एप्पल, अगर हम बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ा कम होती है, इसको हम बहुत देर तक रोक नहीं पाते हैं। अगर हमने इसको वक्त पर मंडियों तक नहीं पहुंचाया तो इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मतलब लाइफ है वो कम हो जाती है, उसके बाद इसके जो दाम है वो कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम उसे कन्वर्ट कर पाए जैम, जूसेस या ड्राइड एप्पल में, या आजकल हमने देखा है ड्राई एप्पल के बाद इसकी एप्पल पाउडर बनता है, और अगर उन चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाए, उस तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो एक तो फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी और ये जो फल है हमारा ये खराब नहीं होगा और हम नुकसान का सामना नहीं करेंगे। खैर नाज़रीन, ये तो सेबों की बात की, खैर मुझे अचानक ही ख्याल आया क्योंकि आज रास्ते चलते चलते मैंने सेब देखे, तो मुझे लगता है सेब आपका मनपसंद फ्रूट है। तो सेब तो खैर हर एक कश्मीरी का मनपसंद फ्रूट है, क्योंकि हमारा अपना फल है और इस पर हमें फख्र होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया भर में हमारी पहचान है। खैर आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम पे कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, तो मैं हुमैरा जी से गुजारिश करूंगा कि वो सड़क और मौसम का हाल पहले नाज़रीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको फटाफट से बताना चाहेंगे हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम आज खुशगवार ही रहेगा। दर्जे हरारत की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 18, कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बता दें, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के दिए गए नंबरात से भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये अपडेट्स के लिए। नाजरीन को इंतज़ार रहता है अपडेट्स का, और हम हर दिन सुबह ये अपडेट नाजरीन तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आज भी प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान से हम मिलने जा रहे हैं, और आज जी जिन शख्सियात को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, इनका ताल्लुक तालीम से है। इनसे हम आपको मिलवाएंगे, इनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, इनको आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास होते हैं अखबारों की सुर्खियां। तो आगाज करेंगी हुमैरा। जी सबसे पहले पढ़ती हूँ मैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। 10 politicians, 90 JK, ASIS officers and ACB corruption net. One more news from the same newspaper. Jammu and Kashmir launched crackdown on pharmacies after child deaths across India. मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर स्पोर्ट्स पेज से ले ली है हमने। इस अखबार लिखता है कि होस्ट टीम JNK storms into next stage of 69th National School Games। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इसे खबर शामिल करना चाहूँगी। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर ने मौसमी सरमा की तैयारी के इक़दामात का जायजा लिया, ज़रूरी खिदमात की हमवार फराहमी और मनसूबों के पर जोर। जी मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा खबर कुछ इस तरह से कि अलहदगी पसंद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम, हंदवारा और अनंतनाग में हुर्रियत और जमात अरकान के घरों की तलाशी। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, ऑनगोइंग लैविश वेडिंग्स रन अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन ऑफ झेलम, सो PCB ऑफिशियल्स एंड सिविल सोसाइटी मस्ट कर्ब इट फोर्सफुली इन कश्मीर। मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह कि जावेद अहमद डार ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सास मेले का इफ्तिताह किया। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इसे खबर शामिल करना चाहूँगी। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कश्मीर पर दिल्ली में बैठक आज, सैलाब रिलीफ तरक्की पर तवज्जो मरकूज होगी। जी मेरे हाथ में आखिरी रोजनामा अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह कि पुलिस अटैच प्रॉपर्टीज वर्थ ओवर ₹16 करोड़ इन मेजर क्रैकडाउन्स ऑन ड्रग पेडलर्स। और इसी अखबार से एक और खबर, और बहुत ही अहम खबर, कि JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नोटिफाइज डेट शीट फॉर क्लास 11th and 12th, decides to grant 15% concession in syllabus and making attempt of 85% marks equivalent to 100%। तो ये थी अखबारों की सुर्खियां, और ये जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन निकाली है, तो स्टूडेंट से गुजारिश कि लग जाए एग्जाम्स की तैयारी में। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स तो पूरे साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं जो एग्जाम की डेट शीट आते ही
किताबों का रुख करते हैं। खैर, सबको ऊपर वाला कामयाबी दे और सबकी जिंदगी ऊपर वाला संवार दे और खुशहाल रखे हर किसी को। अब मैं गुजारिश करूंगा हुमैरा जी से कि हुमैरा जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आप जानते हैं हर रोज़ कोई ना कोई ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाते हैं और आज भी आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। आप जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हुमैरा जी ने आपसे कहा कि आज एक खास मेहमान से मुलाकात होनी है। जी हाँ, आज के जो खास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, इनका ताल्लुक, मैंने पहले भी कहा कि इनका ताल्लुक जो है तालीम और तदरीस से है। नाम है प्रोफेसर जावेद अहमद डार। ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तबरेज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और हमारा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है कि आप आज हमारे बीच हैं। प्लेजर इज ऑल माइन सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि हम आगाज़ करते हैं हमारे गेस्ट से, लेकिन जो पहला सवाल होता है वो फॉर्मेट के मुताबिक हमारी साथी पूछती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारा से कि वो सवाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो बेसिक सवाल होता है कि आप कहाँ से हैं, आपकी वाबस्तगी किस जगह से है, और तालीम के हवाले से बताइएगा कि आपने तालीम व तरबियत कहाँ से हासिल की है। और चूँकि आप उस्ताद हैं प्रोफेशन से, हमें बताइएगा क्या आप बचपन से ही चाहते थे उस्ताद बनना या और कोई शौक़ था? मैं हुमामा में पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश हुमामा से हुई है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम का जो पहला ही इलाका है, बिल्कुल जहाँ पे एयरपोर्ट वाक़ा है। इब्तिदाई स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। एक छोटा सा स्कूल, 2 कमरों पे मुश्तमिल स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल जहाँ पे इब्तिदाई तालीम हुई। तो उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ 4-5 कमरों में। अच्छा। तो प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई, और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल हुमामा से मैट्रिकुलेट किया, 4-5 साल वहाँ से भी पढ़े। उसके बाद हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बडगाम से 12th किया। अमर सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे इम्तियाजी पोजीशन पे गोल्ड मेडल मिला मास्टर्स में। बिल्कुल। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गए PhD के लिए। तो एक खासा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलोसफी, एक यूनिक सब डिसिप्लिन है। तो उसमें PhD की सोशल जस्टिस पे, आइडियाज़ ऑफ सोशल जस्टिस को लेके। अमेरिकन फिलोसफर एक हैं जॉन रॉल्स, और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस, उनकी कंपैरेटिव असेसमेंट की। तो एक तरह से वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न फिलोसफीज़ का मैंने उसमें एक फ्यूजन देखा। तो उन्हीं के आइडियाज़ को लेके PhD की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। स्कूल से ही कुछ असातिज़ा थे जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। मरहूम गुलाम नबी वानी साहब हमारे एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हुआ करते थे, और रियाज अहमद किरमानी, वो रावलपुरा से थे, और गुलाम नबी वानी करालपुरा से जी। उन्होंने बहुत मुतासिर किया, बहुत हम्बल मिजाज के बच्चों की केयर करने वाले। तो इब्तिदा गुलाम नबी वानी साहब ने मुझे प्राइमरी स्कूल में ही कहा था, प्राइमरी क्लास में, कि आप उस्ताद बनोगे, लेकिन मुझसे बड़े उस्ताद बनोगे। तो वो, इफ आई कैन रिकॉल इट, आई वाज इन ग्रेड 4 और ग्रेड 5 जब उन्होंने ये किया था। लेकिन फिर 12th के बाद सिविल्स का ख्याल आया कि सिविल सर्विस में जाएं। मेरे एक अच्छे दोस्त थे, मैं LIC में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, 1-2 साल मैंने LIC में काम किया। तो वहाँ पे मुझे एक शख्स मिले, फारूक अहमद राथर साहब, ये जन IAS ऑफिसर ना, इंडक्टिव हैं IAS में। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैंने तालीम 2 साल के लिए छोड़ भी दी थी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ व्हेन आई वाज रफली 16।
तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आई थी। छोटे भाई बहन थे, वालिदा थी घर में। तो 2 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो LIC में काम करने लगा एज ए क्लास 4th PN। तो वहाँ पे मुझे एक शख्स मिले, फारूक अहमद राथर साहब, वो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर KS। अच्छा। तो उनको लगा कि नहीं, ही इज नॉट सूटेड टू दिस जॉब। मैं कहा कि आप तालीम आ जाओ। तो मैं कहा घर का जो खर्चा है वो किस तरह से, बोला ट्यूशन पढ़ाना आप शुरू कर दो, आपकी पढ़ाई भी जाती रहेगी और आपका खर्चा भी मिनिमली आता रहेगा। सो यू विल हैव टू बेयर फॉर अ व्हाइल। तो वहां से मैंने फिर से शुरू किया और अमरसिंह कॉलेज में उन्होंने दाखिला कराया। तो और मीनवाइल उनका भी उसी साल KS हो गए। ही वेंट टू KS। उन्होंने भी LIC छोड़ दी, मैंने भी LIC छोड़ दी, मैं अमरसिंह कॉलेज आ गया। अमरसिंह कॉलेज में मैंने दाखिला 2001 में लिया ग्रेजुएशन में, और अमरसिंह कॉलेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अमरसिंह कॉलेज में उन दिनों प्रिंसिपल आए प्रोफेसर GM डार साहब, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बिल्कुल। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन खिड़कियों से फांद फांद के उनके क्लास में जाते थे उनके लेक्चर सुनने जी। और पॉलिटिकल साइंस में भी एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर GM डार, बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेसर। इन दोनों ने मेरा नजरिया बदल दिया फ्रॉम सिविल सर्विसेज टू एकेडमिक्स। और ज्योग्राफी मेरा एक सब्जेक्ट था, वहाँ पे प्रोफेसर AR भट्ट, वो पीरबाग से अब्दुर्रहमान भट्ट, और एक टीचर थी प्रोफेसर अंजुम काजी, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मलिक और प्रोफेसर AM मीर। AM मीर साहब की जिंदगी ने मुझे बहुत मुतासर किया, क्योंकि AM मीर साहब ने श्रीनगर में 9 साल साइकिल पे अखबार बेचे थे। अच्छा। तो उनकी जो लाइफ स्ट्रगल थी वो मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंस्पायरिंग रही। वो प्रिंसिपल फिर बने और SP कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे मीर साहब, वो रिटायर हुए एज प्रिंसिपल फ्रॉम SP कॉलेज। वहाँ पे एक और शफीक उस्ताद मुझे मिले, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मलिक साहब, वो डिग्री कॉलेज बांडीपोरा के प्रिंसिपल बाद में बने। उन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा उस हिसाब से। जब भी मेरा प्रमोशन होता है, ही इज द पर्सन हु वुड कॉल। जब मैंने सुना कि आपका प्रमोशन हुआ है, व्हेन आई गॉट अपॉइंटेड टू यूनिवर्सिटी, वो मेरे चैम्बर आए। वो प्रिंसिपल थे, वो मेरे चैम्बर आए, देखा कि कहाँ पे हैं, बोला मैं आपको देखना चाहता था कुर्सी पे बैठ के। तो अमरसिंह कॉलेज से जितना मुझे सपोर्ट मिल सकता था वो मिला, वो हद से ज्यादा मिला। और उन दिनों अमरसिंह में एक बड़ा डिबेटिंग कल्चर था। प्रोफेसर्स बहुत डिबेट करते थे, ओपन सेमिनार्स होते थे, और उन ओपन सेमिनार्स में मैं हमेशा प्रोफेसर डार जो प्रिंसिपल थे उनको देखता रहता था कि हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज। घर में जाके उनकी नकल भी करता, द वे ही वुड स्पीक। बहुत बढ़िया। वो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर भी थे, बहुत मुतासर किया कई टीचर ने कई स्टेजेस पे। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में कई असातिज़ा थे, कई डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से कई से, जिन्होंने बहुत मुतासर किया। इमीडिएटली पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर नूर अहमद बाबा और प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी ने काफ़ी मुतासर किया। और उसके बाद सिलसिला बढ़ता रहा। PhD में सुपरवाइजर अपने मिले प्रोफेसर विद्युत, प्रोफेसर अशोक आचार्य, वहाँ से कई टीचर्स मिले। हर एक स्टेज पे कोई ना कोई मिलता गया कहीं पे, और बहुत शफकत मिली, अपने असातिज़ा से बहुत शफकत मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर एक उस्ताद का नाम आज भी याद है कि कौन कहाँ मिले, किसने कहाँ हाथ थामा, किसने कहाँ सपोर्ट किया, किसने कहाँ सही रास्ता दिखाया। हर किसी शख्स का नाम आपको आज भी याद है। याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को संवारा है और उन्होंने जिंदगी की राह दिखाई है। मैं खुसूसन आपको बताऊं कि जो प्रोफेसर भट्ट थे, प्रोफेसर AR भट्ट, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप कंटिन्यूसली टॉप करते हैं ग्रेजुएशन में हर साल, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 2500 रुपये। और 2500 रुपये कॉलेज का फी भी था। दैट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इट। मैंने कहा कि आप हर साल पोजीशन लाते जाओ, हर साल आपको फ्री एडमिशन मिलता जाएगा। सो वट एवर यू वुड डिपॉजिट एज एन एडमिशन फी आपको वापस मिलता जाएगा। और मैं ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो उनकी एडवाइस पे मैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ आया। मैं कहा कि मास्टर्स में मेरा दोनों में एडमिशन हुआ, ज्योग्राफी में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। ज्योग्राफी में मेरा टॉप 3 में था, पॉलिटिकल साइंस में मेरा फर्स्ट पोजीशन था एंट्रेंस में। सो ही एडवाइजर कि आप पॉलिटिकल साइंस आ जाए। मैं सर कहा मेरा पॉलिटिकल साइंस में मन नहीं है। बोला पॉलिटिकल साइंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल जाएगा +2 वाला, बिकॉज आपको घर में जॉब चाहिए, जरूरत है, यू नीड अ जॉब, ताकि आपके भाई बहन सब फैमिली एक स्टेबल जिंदगी अब गुजार ले। तो वो उनका डिसीजन था
कि मैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ आऊँ। मेरा जो रुझान था वो ज्योग्राफी था, लेकिन उनका यह था कि ज्योग्राफी में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, +2 पे कम था, तो उसे ये आप कर लो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आके मैं मेटाफिजिक्स में, पॉलिटिकल फिलोसफी में, मेटाफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तो इसके बाद मैंने वो रास्ता वही ले लिया, पॉलिटिकल थ्योरी वाला, तो उसी पे फिर आगे जाके PhD भी की। तो मेरा मास्टर्स में ही पॉलिटिकल साइंस में नेट हुआ और 2006 मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। 2007 मैंने लॉ डिपार्टमेंट से BA LLB का कोर्स शुरू हुआ, तो वहाँ पे एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना शुरू किया। 2007 में ही मैं कॉलेज के लिए अपॉइंट हुआ थ्रू PSC, डिग्री कॉलेज बारामा में मेरी पोस्टिंग हुई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और नवंबर 2007 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी से पहले आपने कहीं पर काम किया या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से? मैं यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज में 1-2 महीने था, बारामूला डिग्री कॉलेज बारामूला में मैंने बॉयज वहाँ पे पढ़ा, लेकिन बहुत कलील मुद्दत के लिए वहाँ पे। फिर यूनिवर्सिटी 2007 में, यानी मेरा मास्टर्स से लेकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने तक का सफर 1 साल का है। So it's only in 1 year I was able to get the job. जैसा जब आपने 11th-12th करा, नॉर्मली उस टाइम का दौर था कि 11th-12th में मेडिकल लेना है और उसके बाद डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब अभी तक जितनी भी बात आपने कही उसमें कहीं पर वो इंटरेस्ट नहीं था। इसके पीछे कौन था? एक तो ये मान के चल लीजिए कि घर के हालात भी ऐसे कि मैं एक स्मॉल पीसेंट फैमिली से हूँ। मेरे वालिदैन दोनों इलिटरेट, मेरे वालिद साहब भी इलिटरेट थे और मेरी माँ भी इलिटरेट, दे नेवर बीन टू स्कूल। तो एक उस फैमिली से आना, बट दे वर एजुकेटेड, दे वर एजुकेटेड इन अ सेंस कि उन्हें ये लगा, मेरे वालिद साहब का ये विजन था कि एजुकेशन इज अ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। ज़िमनन में आपको ये बात बताऊं कि उनकी मुलाकात अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल एक थे प्रोफेसर मीर, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनसे मुलाकात कहीं पे हुई थी और उनके बिहेवियर ने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। मैं मैट्रिक में था, तो उन्हें कहा कि काश कि आप कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते। ही वॉज मैनुअल लेबरर, तो वो पीरबाग में रहते। अच्छा। मैं आज भी जब भी पीरबाग से गुजरता हूँ, प्रोफेसर मीर जहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर लेफ्ट साइड में उनका छोटा सा मकान है सड़क पे, आज भी उनको देखता हूँ कि ये पर्सन है जिसने मेरे वालिद साहब को मुतासर किया था। और मेरे वालिद साहब का जो बिलीव था कि तालीम ही है जो जिंदगी बदल सकती है। मुझे लगा कि मेरी लाइफ इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ इट। मुझे लगा कि जो ग्रेटेस्ट पोटेंट फोर्स है, जो मेरे साथी थे, जिनने हमने कई लोगों ने एक साथ में जिंदगी का ये सफर, कठिन सफर शुरू किया। डेलगेट से मेरे एक साथी थे, वो भी LIC में जॉब करते थे, लतीफ उनका नाम था। ही इज ए म्युनिसिपल कर्मचारी। और मुझे लगा कि जो फिर एक तो मैं खुशकिस्मत रहा कि ऐसे असातिज़ा मिले, और दूसरा ये कि आई हैड अ बिलीफ दैट एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म माय लाइफ एंड लाइव्स ऑफ माय सिबलिंग्स। तो हकीकतन यही हुआ भी कि कोई पैटर्नेज उस हिसाब से नहीं, कोई गॉडफादर उस हिसाब से नहीं, सिर्फ मेरिट बेसिस पे और अपने दोस्तों की शफकत, अपने टीचर्स की दुआएं, उनकी रहबरी और अपनी वालिदा की दुआएं साथ में होती रही, तो आगे बढ़ते रहो और इस मकाम तक आ गए। माशाल्लाह। जी, चूंकि आपने दिल्ली से PhD किया हुआ है, बताइएगा हमें कि वहाँ पे कैसा तजुर्बा रहा, क्या कुछ नया सीखने को मिला वहाँ पर? देखिए, दिल्ली का जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है, दिल्ली इज नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ द कंट्री, लेकिन ये एजुकेशन कैपिटल भी है जी। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन में जो रिगरस ट्रेनिंग मिल जाती है रिसर्च की, वो कहीं और पे अवेलेबल नहीं है। दैट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द कंट्री, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंसेस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में वैसी कोई जगह आपको नहीं। और जो वहाँ का कल्चर है, एकेडमिक कल्चर है, बहुत रिगरस है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से एक विजन लेके चल रहे हैं कि किस तरह से जो सोसाइटी को है ट्रांसफॉर्म किया जाए इंटू नॉलेज सोसाइटीज, और किस तरह से नॉलेज ही आपके पास एक बड़ा वेपन है जिससे आप कई चीजें कर सकते हैं। और इनोवेशन चाहे आप सोशल सेक्टर में कर लें, इकोनॉमिक सेक्टर में कर लें, और किस तरह से ह्यूमन लाइफ को बहुत क्लोजली और बहुत बारीकी से देखा जाए। और ट्रेनिंग वहाँ पे जिस तरह से PhD में ट्रेनिंग कराई जाती है या बाकी कोर्सेज में ट्रेनिंग किया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है और एक्सटेंसिव रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल है, वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा? नहीं, थ्योरेटिकल वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे बैकग्राउंड स्टडीज बहुत ज्यादा कराते हैं, सो दैट कि आपके आइडियाज ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपके आइडियाज एक शेप ले ले इन द बैकग्राउंड ऑफ अ ग्रेटर डायलॉग
जो कई फिलोसफर, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, तो एक बड़ा लंबा लिस्ट मिल जाता है आपको कि इन फिलोसफर्स को पढ़ना है, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है, तो वहां पे आपको एक सीरियस रीडर बनाया जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ जो कमी है वो ये है कि हम बच्चों को सीरियस रीडर्स नहीं बना पाते हैं। जब तक कि बच्चा सीरियस रीडर ना बने, ये कभी अच्छा राइटर नहीं बन पाएगा। जैसा अपने मास्टर्स यहाँ से करा और उसके बाद पीएचडी के लिए आप दिल्ली चले गए। जी जी। ये दिल्ली जाने का जो फैसला था, ये अपना था या ये बाई चांस हुआ? नहीं, वो मेरा डेलिबरेट चॉइस था। मैंने कॉमनवेल्थ फेलोशिप क्वालिफाई की थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ था। अच्छा। लेकिन इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से स्कॉलरशिप्स कर्टेल हो गई और मैं नहीं जा पाया। मैंने 2011 में, ये 2010 की बात है, 2011 में मैंने ट्राई किया टू जर्मनी, तो मेरा पीएचडी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में हुआ। लेकिन फिर वहाँ पे दाखिले के वक्त मुश्किलात ये हुई कि मुझे स्पोकन जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए थी, जो मैंने कहीं से किया नहीं था। सो आई कुड नॉट लैंड इन हाइडेलबर्ग। फिर ये था कि भाई अगर अब क्योंकि मैंने एकेडमिक्स चुन लिया था, पीएचडी के बगैर कोई चारा भी नहीं था, जॉब में हालांकि मैं था, बट देन आई थॉट दैट आई विल डू इट फ्रॉम अ वेरी बेटर प्लेस। फिर मैं दिल्ली गया, यहाँ से भी कर सकता था, बट दैट वुड हैव बीन अ केक वॉक। मैं टफर रास्ता ले लिया, 3 साल का लीव मैंने ले लिया, तो वहाँ पे मैं बाज़ाब्ता तौर पे एज अ स्टूडेंट गया। आपने ज्वाइन किया? हाँ, एज अ स्टूडेंट गया और मैं वहीं पे 3 साल रहा। बहुत खूब। आपने बात की कि आपके जिंदगी के सफर में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, फारूक उमर रहतर साहब से, जी, जिन्होंने आपको उसमें से निकाला कि आपको, अदरवाइज शायद आप आज भी एलआईसी में होते, अगर शायद उससे नीचे हो जाता, उस तरह का शख्स नहीं मिला होता। आप किसी के लिए फारूक अहमद रहतर बन पाए? मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एकेडमिक्स का रास्ता चुन लिया, और मेरा जो सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ कि जो मेरी खुद की अचीवमेंट है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी ये है कि किस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो मेरी वाइफ का भी स्टूडेंट था, तो मुझे वाइफ ने कहा कि एक गरीब बच्चा आपके यहाँ आने वाला है। मैंने उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया था, तो कि आपका एक गरीब बच्चा आने वाला है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। जी जी। तो सेमेस्टर फर्स्ट में मैंने उन्हें देखा, त्राल से एक गुजरपति इलाके से एक बच्चा, जस्ट एन इलस्ट्रेशन जी, एक वहाँ से एक बच्चा, तो मैंने उसको बहुत ब्राइट देखा। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने उसके स्क्रिप्ट्स देखे, उसकी परफॉर्मेंसेस देखी, मैं काफ़ी मुतासर हुआ। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का वो उसने एग्ज़ाम मिस किया। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो थर्ड सेमेस्टर में आने लगे, तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैं कहा कि व्हाट सेट किया आपने एग्ज़ाम मिस किया? बोला सर, जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ से आने और यूनिवर्सिटी तक पहुँचने और वापस पहुँचने में 150 रुपये किराया लगता है जी। वो 150 रुपया नहीं है। ओके। और मुझे 4 पेपर्स देने थे, तो वो तो 600 रुपये हुए, मेरे पास नहीं थे। तो पैसा न होने के कारण मैंने एग्ज़ाम मिस कर दिया। मैं कहा तो फिर रास्ता निकालते हैं। विजन पब्लिक स्कूल हुमामा में था, तो मैंने उसको वहाँ पे नौकरी दिलवाई, और वहाँ पे फैजुल उलूम पब्लिक स्कूल जहाँ से मैं खुद पढ़ा था, वहाँ पे मैंने उसको बहैसियत टीचर तैनात करवाया। साइमल्टेनियसली वो मास्टर्स भी करता गया, और प्राइवेट बच्चे कुछ उसने प्राइवेट ट्यूशन वहाँ पे हुमामा में शुरू किया, कई बच्चों को पढ़ाया। 4-5 महीने वो वहाँ पे रहा। दैट गिव हिम सस्टेनेंस। उन्हीं दिनों उसके मास्टर्स भी कंप्लीट हुए और SSRB ने टीचर पोस्ट्स निकाले। ही वाज सिंपल मास्टर्स विदाउट एनी बीएड। तो उसने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अब मैं इंटरव्यूअर का नाम नहीं बताना चाहता, मुझे ये भी पता कि इंटरव्यूअर कौन था, क्योंकि बाद में पता चला। तो उसने उसको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे। उस इंटरव्यूअर ने हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने से पहले पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 4 साल पढ़ाया था। अच्छा। तो उसने उसको बहुत रिगरस इंटरव्यू किए। तो उसके बाद जो ही वो निकलने वाला था, तो उसने बोला बच्चे तैयारी करो। द मोमेंट ही वाज अबाउट टू लीव, इसने मुझे पता, उसने सर मुझसे कहा बच्चे तैयारी करो। इसका नाम है बिलाल अहमद गोजर छंजा, इस बच्चे का नाम। बच्चे की तैयारी करो। मैं आप सिलेक्ट हुआ। अच्छा। कैबिन अपॉइंटेड एज ए टीचर। बोला सर ये हो ही नहीं सकता, मेरा बीएड नहीं है। बोला नहीं, इंटर बोर्ड ने आपको ले लिया है, दे हैव डन इट। तो लास्ट ईयर वो बच्चा पूरा स्कूल मेरे डिपार्टमेंट आया। अच्छा। लास्ट ईयर उनको कहने लगा मैं आपको अपना टीचर दिखा रहा हूँ।
वन हु शेप्ड माई लाइफ। बहुत खूब। तो ऐसे कई मिसालें हैं, परंतु मोस्ट ये मुझे वाहिद साहब, प्रोफेसर वाहिद कुरैशी साहब हमारे वाइस चांसलर थे मरहूम, जब मैं यूनिवर्सिटी अपॉइंट हुआ तो मैं काफ़ी छोटा भी था, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कई लाइव्स ट्रांसफॉर्म की। बेशक बेशक कुरैशी साहब ने, वाहिद कुरैशी साहब एक बहुत ही शानदार शख्सियत, बहुत ही और इतने हम्बल इंसान। बेशक। तो मेरा उनका आखिरी अपॉइंटमेंट है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यू आर टू सिटी इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर 40 ईयर्स, 40 साल आप इस यूनिवर्सिटी में मिनिमम रहोगे, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप बच्चों की जिंदगी में एक एजेंट ऑफ चेंज बन के आओगे और एक डिस्ट्रॉयर बन के आओगे। बहुत खूब। तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि उसने एक वाक़ा है उनके लाइफ का, वो तो है कि हम पहलगाम गए थे, तो एक बच्चा पुलिस में था, तो उनकी गाड़ी को साइड दिखा रहा था, वाहिद साहब पहचान गए मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो वाहिद साहब करके आपने पुलिस कांस्टेबल क्यों ज्वाइन किया? सर मुझे ये जॉब मिला। नहीं, आप बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट हो, तो उसको मोटिवेट किया, उसके बाद उस बच्चे ने सिविल्स किया। वो पुलिस कांस्टेबल से सिविल्स में आया। तो वाहिद साहब ने मुझे उस वक्त देखा, उन्होंने कई बार लेक्चर में भी दोहराया कि मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं सेक्रेटरीट जाता हूँ एज वाइस चांसलर, और उसके कमरे के बाहर मुझे वेट करना पड़ता है। अरे वाह, क्या बात। इस पर और बात करेंगे, बहुत ये दिलचस्प होता जा रहा है ये डिस्कशन, ये गुफ्तगू आपके साथ। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, वक्फा लेने के बाद हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, बात हो रही है प्रोफेसर जावेद अहमद डार साहब से, कि जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, उनसे बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे थे मरहूम वहीद कुरैशी साहब की, जो वाइस चांसलर रहे। लेकिन वो वाइस चांसलर ही सिर्फ नहीं रहे, वो एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी। और वही गुफ्तगू जारी है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है शख्सियत की। हाँ, वो उसमें वाहिद साहब के बाद हमारे यहाँ वाइस चांसलर प्रोफेसर रियाज पंजाबी साहब आए। जी, उसने हमारी यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च लैंडस्केप है वो बदल दिया। उससे पहले तरीन साहब भी आए थे, उन्होंने से बदले। तो जो पंजाबी साहब ने यूनिवर्सिटी का जो कल्चर ट्रांसफॉर्म किया, हम एक सीरियस एकेडमिक शिफ्ट की ओर आने लगे। और उसके जब भी वो रिमार्क्स देते थे, जब भी वो सेमिनार्स में बोलते थे, उसका खासा असर मुझ पे पड़ा, क्योंकि वो तकरीबन 20 साल जेल में भी रहे और उनको काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। और सोसाइटी को देखने का उनके पास एक अलग ही नजरिया था। वो लॉ बैकग्राउंड से भी थे और सोशोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में माहिर। आप उसको किसी भी सब्जेक्ट में बिठा देते, पंजाबी साहब को अल्लाह उन्हें भी मगफरत करे, आपको लगता है ये इसी सब्जेक्ट से हैं। तो इतनी ग्राउंडिंग उनकी थी सब्जेक्ट्स में और नॉलेज सिस्टम्स में। तो ये कई इन्फ्लुएंसेस रहे जो आपके, लेकिन पॉइंट ये है कि आप रिसेप्टिव रहें। एग्जैक्टली, आपके पास वो बर्तन है। हाँ, आप रिसेप्टिव रहे कि आप इन्फ्लुएंसेस को लेते रहे। एक छोटा सा कीड़ा भी आपको मुतासर कर सकता है, वो गिरा हुआ पत्ता आपको मुतासर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एक एनकाउंटर करें उनके साथ, उससे एक इंटेलेक्चुअल एनकाउंटर करें और आप रिसीव करें इन्फ्लुएंसेस को। हम कई बार अपने स्टूडेंट से सीखते हैं, क्लास में अपने स्टूडेंट से सीखते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया होता है, तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, हमारी रीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से एक स्टूडेंट भी एक टीचर का टीचर बन जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो कुल मिला के जब आप एजुकेशन में आ जाते हैं, तालीम में आ जाते हैं, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हर एक नया दिन एक नई सीख लेके आ रहा है। और हर एक लेक्चर जो आप डिलीवर करते हैं आपके लिए भी एक नई सीख होती है। जैसे अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा, आपने
जिक्र किया कि मास्टर्स करने के बाद जब हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनली लैंड किया पीएचडी के लिए, ये जो सब टॉपिक आपने चुना पीएचडी का, ये चुनने के लिए कहाँ से आपको, आप किस चीज से मुतासर हुए कि मुझे ये टॉपिक पे काम करना है? क्योंकि बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लिया आपने। मैं बेसिकली मास्टर्स में जब मैं पीजी कर रहा था तो मैं वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ। ग्रेजुएशन से ही हल्का हल्का सा फिलॉसफी की तरफ रुझान था। मेटाफिजिक्स में बहुत पहले से, मेटाफिजिक्स में बचपन से ही इंटरेस्ट थी, क्योंकि शायरी वारी पढ़ते थे, स्कूल में भी शायरी पढ़ते थे, तो उस पर इन्फ्लुएंस था, वो चीज़ें जहन में आती थी। लेकिन जो फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से टीचर्स ने रास्ता दिखाया कि इस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, तो मास्टर्स में मेरी बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में आने लगी। प्लेटो, एरिस्टोटल को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका आने लगा। तो मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया। रिपब्लिक जो प्लेटो की किताब है, प्लेटो के कई डायलॉग्स हैं, वो पढ़ने शुरू किया। एरिस्टोटल को पढ़ना शुरू किया और उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी। तो बाकी सब्जेक्ट्स जो पॉलिटिकल साइंस में मेरा उनमें दिलचस्पी कम ही रहा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से बाकी उनमें दिलचस्पी कम रही, लेकिन खासी दिलचस्पी इस सब्जेक्ट में आई। तो फोर्थ सेमेस्टर में आते आते मैंने जॉन रॉल्स, एक अमेरिकन फिलोसोफर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 20th सेंचुरी पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, उनकी थीसिस को पढ़ना शुरू किया। लेकिन हमारे यहाँ उसको नहीं पढ़ाया जाता था। सिलेबस एक पेपर था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी का, लेकिन कोई टीचर मैसर नहीं था। उन दिनों हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर नूर बाबा थे, वो जेएनयू से पढ़े थे, तो पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत अच्छे समझते थे। मैंने उनसे अर्ज किया, सर हमें ये कोई टीचर मैसर करें जो सब्जेक्ट पढ़ाए। बोला इसमें हमारे यहाँ कोई टीचर अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी की एक्सपर्टीज है। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। तो फिर मेरा मास्टर्स में ही नेट हुआ, तो जो मेरे जूनियर बैच थे उन्होंने भी ये इसरार किया, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, उन्होंने इसरार किया कि नहीं ये सब्जेक्ट हमें पढ़ा चाहिए। बाबा साहब ने ये कहा कि एक बंदा है जो इसको पढ़ा सकता है, लेकिन वो टीचर नहीं है। वो आपको गाइड कर सकता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे, क्योंकि मैंने उस बच्चे को देखा खुद पढ़ते हुए इस सब्जेक्ट को। तो फिर बाबा साहब ने मुझे बुलाया, फोन वोन मेरे पास नहीं थे, तो लाइब्रेरी पढ़ने आते थे। उसने कहा कि ये तुम्हारा जो जूनियर बैच है ये सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है। वो चारों के चारों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी वो कॉलेज में, वो जूनियर थे मेरे। तो उन्होंने कहा कि हम ये पेपर पढ़ना चाहते हैं। तो इनफॉर्मली मैंने उनको गाइडेंस देनी शुरू कर दी। दैट वाज द फर्स्ट बैच टू स्टडी दिस पेपर। लेकिन मैं एक इंस्ट्रूमेंट, एक ब्रिज बना। वो सब भी मुझे अपना टीचर मानते हैं, लेकिन मैं फॉर्मली उनका टीचर नहीं रहा हूँ, मेरे जूनियर थे। तो नेक्स्ट ईयर मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो मैंने ये आगाज़ किया कि हमें ये पेपर पढ़ाना है, विच वॉज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। वहाँ पे जब मैंने रॉल्स को फिर पढ़ाना शुरू किया, आई डिसाइडेड व्हाइल टीचिंग मैं जी रिसर्च करूँगा इस बंदे पे। ये 2009 में हमारे एक दोस्त हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, JKPS ऑफिसर, उनकी शादी पे हम जा रहे थे। एजाजुल हक साहब भी थे। अच्छा। मार्केट में किताब आई थी आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। एजाज साहब शौकीन है पढ़ने किताबों के। तो शादी पे बैठे बैठे बात चल रही है अमर्त्य सेन की इस किताब की, आइडिया ऑफ जस्टिस। मैंने नहीं देखी थी, हफ्ते भर पहले आई थी शायद। तो एजाज साहब को जब डिस्कशन करते देखा, मैंने सोचा भाई ये तो इंटरेस्टिंग किताब है, मैंने नहीं पढ़ी है, वो लानी पड़ेगी। मैंने पूछा कहाँ पे, मैं पासवर्ड बुक शॉप हुआ करती थी, तो पासवर्ड पे अवेलेबल है। दूसरे दिन गया, मैंने किताब लाई, मैंने कहा जी मेरा सब्जेक्ट अब मिल गया, मुझे सैन और रॉल्स पे कंपेयर करना है। सो इट वाज 2009। 2010 में मैंने फर्स्ट प्रपोजल डाल दिया फॉर PhD टू कॉमनवेल्थ फेलोशिप, जो अप्रूव हो गया, यूके कमीशन ने अप्रूव किया। तो लेकिन मेल्टडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन बट आई कंटिन्यूड विद दिस थीम। फिर DU भी यही थीम लेके गया मैं, लेकिन उस थीम ने मुझे मान लीजिए मेरी इंटेलेक्चुअल स्पेस को उसने बदल दिया। PhD करते करते मेरा तारुफ अमर्त्य सेन ने नहजुल बलागा से किया। आई डिडंट नो दैट देयर इज अ वर्क कॉल्ड नहजुल बलागा। उन्होंने कहा कि हैव यू स्टडीड अबाउट इट। उन्होंने अपनी बुक में, अपनी रिसर्चेस में
नहजुल बलागा का यूज किया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अल्टरनेट ट्रेडिशंस ऑन डेमोक्रेसी। तो उनकी लेटर्स, इमाम अली अलैहिस्सलाम की लेटर्स को बहुत यूज किया है। फिर मैंने सारा सस्पेंड किया और नहजुल बलागा पढ़ने लगा। अच्छा। देन आई एक्सटेंसिवली यूज्ड दैट टेक्स्ट इन माय थीसिस। उसकी वजह से मेरा शिफ्ट हुआ फ्रॉम वेस्टर्न टू नॉन वेस्टर्न। और जो मेरा थीसिस है उस पर रिपोर्ट्स भी आए थे कि ये एक बार्गेनिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो इवेलुएटर्स का था मेरी थीसिस को लेके। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने डिपार्टमेंट में क्लासिकल टेक्स्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया। प्लेटो से लेकर रॉल्स तक जितनी भी ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं, 2 कोर्सेस ऐसे डिज़ाइन किए कि जहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट्स को पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ एक डिस्कम्फर्ट था, शायद कश्मीरी क्लासिकल टेक्स्ट्स नहीं पढ़ सकते। मैंने वो नज़रिया बदल दिया। मैं कहा हम पढ़ सकते हैं और हम पढ़ेंगे भी। हालांकि मज़ाहमत दिखाई बच्चों ने इनिशियली, मैंने कहा हमने पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे। अगर दिल्ली वाले पढ़ते हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्लासिकल टेक्स्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया 2015 से। आज तक वो 2 कोर्सेज चल रहे हैं। हम उसमें 10-12 क्लासिकल टेक्स्ट्स, वेस्टर्न फिलोसफी के टेक्स्ट्स पढ़ाते हैं, प्लेटो से लेकर बराबर मार्क्स तक। ओरिजिनल टेक्स्ट्स हम पढ़ते हैं, जिस तरह अंग्रेजी पढ़ते थे स्कूल्स में, उसी तरह से लाइन वाइज पढ़ते हैं। बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स में उनको सिखाते हैं। दैट लेड टू मी समथिंग वेरी इनोवेटिव। मैं सोचा कि क्यों 2001 से विद इन पॉलिटिकल साइंसेस, विद इन पॉलिटिकल थ्योरी एक ट्रेंड चली कि हम नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लोर करें, वेस्ट से भी नॉन वेस्ट से भी। कई बहुत प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसको हम कहने लगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी और कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट। ये हमने शुरू कर दिया। 2001 के बाद मोमेंटम शुरू हो गया। 2012 से मैंने इस पे PhD की थी। आई गेस मेरी थीसिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थीसिस इन CPT इन द कंट्री। 2018-19 से मैंने ये कोर्स PG लेवल में लाया, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पे नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को भी पढ़ाया जाता है इन अ कंपैरेटिव फ्रेमवर्क विद द वेस्ट। आपकी वसादत से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वी आर द ओनली सेकंड डिपार्टमेंट इन द कंट्री जहाँ पे ये PG लेवल पे पढ़ाया जाता है। JNU में सेंटर फॉर कंपैरेटिव थ्योरी है, SIS में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स, वहाँ पे मेरे 2 टीचर्स पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं, और PhD में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एक और उस्ताद हैं, प्रोफेसर अशोक आचार्य, जो मुझे इसमें गाइड भी करते हैं, रहबरी भी करते हैं। हम एक दूसरे से इसमें कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन में है। वो PhD के लिए पढ़ाते हैं। उनके PhD कोर्स वर्क में, मेरे यहाँ पे PG कोर्स में, JNU में PG कोर्स में, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ा जाता है वहाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत एडवांस्ड और हाई लेवल है। वी आर द ओनली सेकंड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू ऑफर इट। और जो ये क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं, पूरे कंट्री में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, JNU, DU एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि हम जो अपना एकेडमिक लैंडस्केप है इसको ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि हमें लगता था हम इनको छू भी नहीं सकते। और माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स है उसकी वसादत से JNU में भी एडमिशन ले रहे हैं, PG यहाँ से PG करने के बाद थ्रू ओपन मेरिट कंपटीशन वहाँ पे भी ले रहे हैं, DU में भी कई जगहों पे वो गए हैं और उन्होंने काफ़ी अपना मुकाम वहाँ पे बना लिया और वहाँ पे भी उनको रिकग्निशन मिल रही है। नहीं जी, एक ट्रेनिंग से आए हैं और एक अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे लिए देख लीजिए, हमारे लिए बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं या JRF क्वालिफाई, वो एक मैट्रिक है। लेकिन मेरी नज़र में जो कंट्री के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना आपके बच्चों को स्पेस देते हैं, एडमिशन देते हैं इन देयर रिसर्च प्रोग्राम्स, हमारे लिए इंडिकेटर वो है कि आपने क्या किया। सर, इसके अलावा आप एज कोऑर्डिनेटर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और आपने अभी जिक्र किया न्यू कंपैरेटिव थ्योरी का। हमें बताइएगा ये कितना फायदेमंद साबित होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए और क्या स्कोप है इसका यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री नहीं हो रही थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है कश्मीर की वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि यहाँ या तो वो इग्नो जाते थे
या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, और जिस बच्चे को, जो बच्चा चाहता था कि सीरियसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम कर ले, उन या तो जामिया का रुख करते या अलीगढ़ का रुख करते या उन्हें हैदराबाद जाना पड़ता। फिर हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरफर खान साहिबा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप ले लिया कि हम यहाँ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। दिसंबर 2023 में हमने पहला एडमिशन ले लिया और अल्लाह के करम से दिसंबर 2025 में वो बच्चे डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट बैच हमारे यहाँ जो पास आउट होगा, जी पास आउट होगा। तो मुझे उसका कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया यूनिवर्सिटी ने कि इस प्रोग्राम को आप देख लें। हमारे यहाँ उसमें इनटेक कैपेसिटी 30 बच्चों की है। अच्छा। और ये इन्फेंसी में है, हमने तीसरा एडमिशन इस साल ले लिया और अच्छे खासी डिमांड के साथ बचा रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस दोनों को ले लीजिए, दोनों में दोनों सब्जेक्ट्स की मार्केट डिमांड है, एकेडमिक मार्केट डिमांड दोनों सब्जेक्ट्स में है और दोनों सब्जेक्ट्स की एक जॉब मार्केट में भी डिमांड है, बिकॉज दे आर बोथ वेरी हाई सिक्योरिंग सब्जेक्ट्स फॉर सिविल्स, तो अट्रैक्टिव सब्जेक्ट्स उसलिए भी है। और तीसरी जो चीज़ है जिस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, हमारे लिए पब्लिक सेक्टर भी खुला है, प्राइवेट सेक्टर भी हमारे लिए खुला है। प्राइवेट सेक्टर में लॉबिंग में, इलेक्शन कैंपेन्स में, मीडिया में हमारे लिए जॉब है, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, पब्लिक एड वालों के लिए। कई मीडिया हाउसेस में पॉलिटिकल एडिटर्स भी होते हैं, आप मीडिया से हैं तो आप इस पे बखूबी वाकिफ भी हैं। पॉलिटिकल एडिटिंग के लिए सबसे मौजूद जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस लिहाज से एनजीओ सेक्टर्स में काफ़ी इसमें बहुत स्कोप है बच्चों के लिए, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में आना चाहें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहें या एकेडमिक्स में आना चाहें। लेकिन फंडामेंटल कंडीशन ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट में ग्राउंड होना पड़ेगा, बेसिक्स में क्लियर होना पड़ेगा और एक बहुत ही मेहनत से अपने सब्जेक्ट को समझ के, और जो इस सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंकेजेस है वो समझने पड़ेंगी। देखिए, हम गोडी की तरह वो पट्टा नहीं रख सकते एकेडमिक्स में, हमने ये देखना पड़ेगा कि हाँ आंखें खुली रख, लिटरेचर से आप सीख सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी से सीख सकते हैं, कई सब्जेक्ट से आप सीख सकते हैं। जितना आपका वास्ट वो विजन होगा उतनी बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और उतनी ज्यादा आपके लिए स्कोप है कि आपको मार्केट से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, ऑफर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं आप जिस भी सब्जेक्ट में जाते हैं, जब तक आप उस सब्जेक्ट्स के साथ मोहब्बत ना करें, उस सब्जेक्ट के साथ इश्क ना करें, तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं पा सकते, आपको डूबना पड़ता है और डूब कर ही आप किनारा हासिल करते हैं। यहाँ पर और भी इस पर बात करेंगे। और एक सवाल मेरे जहन में है, जो आपने बात की वेस्ट और नॉन वेस्ट की, जो आपने फिलॉसफी देखी दोनों वेस्ट की भी और नॉन वेस्ट की, इसमें आपको फर्क कहाँ पर लगा, इस पर सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान के साथ। कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK में। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान के साथ। जी हाँ, हमारे मेहमान बने हुए हैं प्रोग्राम में प्रोफेसर जावेद अहमद डार साहब, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उनसे मैंने सवाल पूछा था वक्फे पर जाने से पहले कि वेस्ट और नॉन वेस्ट क्या डिफरेंस लगा, इतना आपका इस पर अब इतनी गहराई के साथ आपने इसको समझ लिया है, पढ़ लिया है, क्या लगा? देखिए, हर एक कम्युनिटी में कुछ आपके माइंड्स होते हैं जो कलेक्टिव लाइफ पे सोचते हैं कि इज्तिमाई ज़िंदगी कैसे बसर की जाए और इस इज्तिमात को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करें और जो बुनियादी उसूल हैं इस इज्तिमाई ज़िंदगी के वो क्या रहेंगे और बुनियादी शराइत क्या रहेंगे।
ये हमारे यहाँ जो जब आप एकेडमिक्स में आते हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, तो उसमें खासी डोमिनेंस है वेस्टर्न थिंकर्स की। आप किसी भी बच्चे से पूछे प्लेटो से लेके मार्क्स तक, वो आपको फिलॉसफी गिना देगा, बिल्कुल थिंकर्स गिना देगा। अब आप उनसे पूछे कि हमारे यहाँ से कोई थे, जी जी, कंप्लीट साइलेंस है, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं कि आप एक तरफ से हेगल की मेटाफिजिक्स रखें, दूसरे साइड से आप अब्दुल्लाह जरगर को रखें, आपको लगेगा कि कई मुकाम पे जरगर साहब बहुत आगे निकला। बिल्कुल। तो फ्रेमवर्क का फर्क है, बुनियादी जो फ्रेमवर्क है, हमारे यहाँ फ्रेमवर्क है इश्क का। हम दुनिया को इश्क की नजर से देखते हैं, मोहब्बत की नजर से देखते हैं, और उसके बाद जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा सारा विजन आता है, वो इसी से इन्फ्लुएंस आता है। क्योंकि हमारे यहाँ विजन ये है कि जो जिंदगी की बुनियाद है वो इश्क है, हर किसी चीज की बुनियाद इश्क ही है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में आपको रैशनलिटी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट, पेन प्लेजर्स। तो आपको वहां पे वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का एक बहुत खासा डोमिनेंट ट्रेडिशन नजर आता है पॉलिटिकल फिलोसफी में। जैसे आप मिल से लेके बेंथम से लेके आगे आइए तक, तो जो जिंदगी का एक और सीरियस सेंसिटिव विजन है वो आपको नजर नहीं आ रहा। और जिंदगी का एक टिलॉस है, जिसका एक पर्पस है जी। वो पर्पस कहां से आप डिफाइन करें? या तो ये कि आपका मटेरियल सक्सेस और जो आपकी दुनियावी जिंदगी, या आपका कि कोई एक हायर रेलम है जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करे। हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, चाहे अभिनव गुप्त को ले लीजिए, हमारे यहाँ एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव एक विजन है लाइफ का, एम्बेडेड है। लेकिन जिस तरह से कॉलोनियलिज्म में एक ट्रेंड चली, वो कंटिन्यूअस है अभी भी, कि ये लोग सोचने वाले लोग नहीं थे, और हमने वही जो है कंस्ट्रक्शन इंटरनलाइज किया। दुनिया की तरफ से सारा जो सोच विचार का काम था वो वेस्ट ने ही किया। हम उस इन्फ्लुएंस, मैं भी उस इन्फ्लुएंस में कई साल रहा। अच्छा। कि दैट वेस्ट इज ग्रेट। मैं कई साल इस इन्फ्लुएंस पे था, खासा पीरियड पे था, 15-16 साल इस इन्फ्लुएंस में था। फिर जब पीएचडी में तारुफ हुआ अपने लोगों से, हम सोचा तो ये तो बहुत, जैसे डेमोक्रेसी पे आपसे इश्क की जब आपको वो डेफिनेशन मिली, जब आपने इश्क को समझा, क्योंकि आपने नहजुल बलागा की बात करी, जी, क्या आज आप नहजुल बलागा पढ़ते हैं? क्या आज आपको मौका मिलता है, और क्या आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं? जी, नहजुल बलागा मैं पढ़ता हूँ, और जहां जहां पे भी इसकी रेफरेंसेस यूज की जा सकती हैं लेक्चर्स में, मैं आपको मिसाल देने वाला था। जी, जैसे डेमोक्रेसी है जी। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न आइडिया है, लेकिन आप डेमोक्रेसी को अगर आप कॉम्प्रहेंसिव वे में देखें, डेमोक्रेसी डायलॉग के बगैर कुछ नहीं। और डायलॉग के सबसे ज्यादा जो सीरियस ट्रेडिशन थे वो बुद्धिज्म है। ओके। डेमोक्रेसी में टॉलरेंस, जैनिज्म में से बड़े टॉलरेंट ट्रेडिशंस आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, राइट। अगर आप डेमोक्रेसी को खासा एक नैरोवर तरीके में इलेक्शन से देखते हैं तो एक वेस्टर्न बन जाता है। आप इसको खोल दें भाई, डेमोक्रेसी एज ए कल्चर क्या है, डायलॉग है, टॉलरेंस है, ओपननेस है। आप यहाँ का बुद्धिस्ट काउंसिल देख लें, 6 महीने तक 10,000 लोगों ने बात की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, उसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन ऑफ डेलिब्रेशन है वो कहीं और पे भी थे। नहजुल बलागा आप सीरियसली पढ़ लें, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खतूत हैं गवर्नर्स को लेके, आपको एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जस्टिस की बुनियाद पे जस्टिस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लेके चले, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि पीपल चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट, और आपकी चॉइसेस के हिसाब से नहीं है। आप देखिए कि वेदर यू आर एबल टू एनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल, ये कई लेटर्स में है, वेदर पीपल आर एबल टू लिव टू देयर कैपेसिटीज, वेदर वुमेन आर कंफर्टेबल, वेदर दे आर लिविंग सिक्योर्ड लाइव्स, वेदर दे हैव द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कई आपको लेसन्स मिल जाते हैं कि बाबा जो हम आज सोच रहे हैं वो बहुत पहले लिखा गया, वो बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन हमसे छुपाया गया है, हमें तारुफ में नहीं लाया गया जी। जिस तरह की मेटाफिजिक्स मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी में देखी, आपको वेस्ट में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन बच्चे हमारे हैं जो स्टूडेंट्स हैं,
उन्हें लगता है कि शायद ये एलियन है, ये हमारा है ही नहीं। उनका तारुफ नहीं हुआ उनका तो, क्योंकि उनको दिखाया नहीं गया है कि ये हमारा है जी। करिकुलम उस तरह से नहीं बना, और करिकुलम में अभी भी हमारे यहाँ व्हाइट मैनस बर्डन है, अभी भी वो सारा तभी हमारे यहाँ जब भी नॉन वेस्टर्न की बात करते हैं, जब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ कि मैं नॉन वेस्टर्न थे कहते हैं, अच्छा नॉन वेस्टर्न में भी है, क्या है भी है, उधर भी फलसफा है। तो मैं आपको ये शायद ये लोग जान के हैरानी हो जाए, जब एरिस्टोटल पोइटिक्स लिख रहा था, पोइटिक्स लिख रहा, तो हमारे यहाँ कश्मीर में आपको ट्रीटीज ऑन डांसेस थे, नाट्य शास्त्र लिखे जा रहे थे, पतंजलि लिखी जा रही थी, हर्बल मेडिसिन पे बुक्स लिखी जा रही थी, आपको डीप डाउन मेटाफिजिक्स थियोलॉजी पे बुक्स लिखी जा रही थी एरिस्टोटल प्लेटो से पहले। लेकिन फिर हमें लगता है कि अभिनव गुप्ता हम में से है ही नहीं। बेशक जी सर। मैं आजकल ना लला पे एक चैप्टर लिख रहा हूँ, लला पे एक चैप्टर लिख रहा हूँ कि किस तरह से वो पैट्रियार्क की सोच रही है जी। और जी सर, इस पर हम जरूर बात करेंगे जी, बिल्कुल इस पे हम कंटिन्यू बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नाजरीन हमें रुकना पड़ रहा है इस प्रोमो के लिए। सिंगिंग स्टार के हवाले से ये एक जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म है तमाम टैलेंटेड सिंगर्स के लिए। उसके बाद हम अपने आज के खास मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जी सर, आप अभी मिस्ट्रिज्म के हवाले से बात कर रहे थे क्योंकि आप तो लैल हूं जिक्र कर रहा हूं छोड़ो लैल पे करो से कत के लैल पे छु आजकल अख चैप्टर लेखा थोड़ा सा कर तो अमिच वजाहत। बेसिकली ये बुक आके वहां यम ऑल्टरनेट लाइव्स एंड हिज रेजिस्टेंस आस जी तिमन पे और मोस्ट इंपोर्टेंटली कि यस यमो मस्तुरातो यमो पन्ने जिंदगी हंस कमांड पन्निस अथस मज नी हाउ दे लिव्ड तिहंस लिविंग एक्सपीरियंस क्या हस एंड व्हाट वर द काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट दे वर डूइंग तत जमानस यम साथ न फेमिनिज्म नाव यूज ट्रू। सो क्वेश्चन छु ये कि यित पट लल हंस वुचान कि द वे शी carves out space in a male dominant structures तो किस पट छु सो पन अख शनाख्त बनावा पहचान बनावा बिल्कुल तो तम पत छु सो तुथ अख मिस्टिसिज्म ऐसे पेश करन हर एक्सपीरियंसेस युस ते जनरेशन टू जनरेशन इन्फ्लुएंस छु करन। सो व्हाट डज इट डू युस लल जिंदगी सोचन सो 50 या 60 या 70 वरी जिंदगी के युस तेम रट बट द काइंड ऑफ अ लाइफ दैट शी कंटिन्यूज टू लिव सो किस पट ऐसे अख रिमाइंडर कि हमने भी अपनी सोसाइटी को लेके सोचा है, हमने भी रेजिस्टेंस लीडर्स दिए हैं जिन्होंने जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स थे उनको चैलेंज किया है अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्नाक्युलर में। अब जब जो भी फेमिनिज्म वगैरह पढ़ते हैं मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट से लेके सेमेंदी बेयर तक बहुत बहुत आ जाते हैं, लेकिन ऐसे जो शख्सियात हैं जो हमारे यहाँ से पैदा हुए हैं हमारे खुद के हैं तो यमो किस पर सोन मिजाज समझो ये और उन्होंने किस तरह से हमारे मिजाज की नुमाइंदगी की है और एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। सो यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए कश्मीरी विदाउट लाल। बेशक। आज आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हैं जी। आपका बहुत मन था ज्योग्राफी में जाने का, आज आप कितने सेटिस्फाई अपने इस फैसले से? कैसा महसूस करते हैं? देखिए जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता इससे बेटर मैं इमेजिन कर सकते थे, पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड दैट आई केम फ्रॉम। तो वहाँ से ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे हमें नहीं पता था। जब तक मैं अमरसिंह कॉलेज में आया मुझे ये भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली कहाँ पे है। तो अमरसिंह कॉलेज से प्रोफेसर भट्ट मुझे ले गए थे यूनिवर्सिटी डिबेट्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी मैंने आपका पहली बार BA सेकंड में देखी है, तब तक मैंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो भी अमरसिंह कॉलेज की वसादत से देखी। और फिर उस जगह पे आके पिछले 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक आ गया हूँ और कई एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली है। ये तो वहम गुमा में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है जिंदगी में। अरे वाह वाह, तो ऐसा कुछ
और आपने कहा कि 18 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और अभी आपको वो बात भी पूरी करनी है जो प्रोफेसर कुरैशी साहब ने कही थी कि आपने 40 साल इस यूनिवर्सिटी को देने हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपकी आप सेहतो सलामत रहें, आप ऐसे ही इसी जोश और इसी वलवले के साथ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, ऐसे ही बच्चों की ज़िंदगी संवारते रहें। आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बुलाया इस पे बहुत बहुत नहीं, ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम था। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमारा भी आपने पसंद फरमाया होगा। नाज़रीन, आप जानते हैं, अभी हमने बात भी की कि वेस्टर्न फिलॉसफर्स को पढ़ने से पहले एक बार झांक के देखिए कि हमारे अपने जो लोग हैं वो कैसे हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो आज बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर से रखेंगे, खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।